नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 11 की 11th की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। 11th में पाठ 4 पढ़ेंगे आज हम। पाठ 4 का जो अध्ययन बिंदु रहेगा आज हमारा वो है अब्बासी क्रांति। ठीक है, अब्बासी क्रांति आज का अध्ययन बिंदु, आज का टॉपिक हमारा अब्बासी क्रांति है। अब अब्बासी क्रांति क्या है उसके बारे में हम समझेंगे और किस प्रकार से अरब के अंदर जो है अब्बासियों ने एक नवीन शुरुआत की और इसे अब्बासी क्रांति क्यों कहा जाता है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। देखिए, अब्बासी क्रांति जो अरब प्रदेश में हुई थी उससे पूर्व हमने 4 खलीफाओं को समझा था। 4 खलीफा में अंतिम जो खलीफा था उसको उमैयद वंश के शासक या उमैयद वंश का जो संस्थापक माना जाता है, जिसका नाम था मुआविया। ठीक है, मुआविया ने उमैयद वंश की स्थापना की थी और उसने अंतिम खलीफा अली को हरा दिया था। मुआविया का शासनकाल, मुआविया या कह सकते हैं उमैयद वंश का जो शासनकाल जो चला है वो 661 से लगाकर 750 ईस्वी तक का चला है। अब यहाँ पर जो उमैयद वंश था उसने ये शासन व्यवस्था तो स्थापित कर दी थी और उससे पूर्व जब खलीफा बनते थे तो वो सर्वसहमति से बनते थे। सर्वसहमति यानी सबकी रजामंदी से बनते थे और वो एक तरह से प्रजा का सेवक के रूप में कार्य करता था। यहाँ पर जब और वो राजनीतिक गुरु भी होता था, राजनीतिक साम्राज्यवादी विस्तार का नेता भी होता था और साथ में धार्मिक गुरु भी होता था, तो जनता उसे विशेष सम्मान की दृष्टि से देखती थी। अब उमैयद वंश का जो मुआविया आया था उसने अंतिम खलीफा को उखाड़ फेंका और यहाँ पर जो व्यवस्था जो चल रही थी जिसमें जनता को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था थी और खलीफा शासकीय हितों को ध्यान में रखकर कार्य करता था। लेकिन अब उमैयद वंश का जो संस्थापक मुआविया था उसने राजतंत्र की स्थापना की। राजतंत्र यानी निरंकुश राजतंत्र, और उसके आधार पे जब उसने इसकी स्थापना की तो इसने एक नई व्यवस्था तो प्रदान की थी, लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि इसके प्रति असंतोष रहा। तो उस असंतोष की स्थिति को समझते हुए हम जानेंगे अब्बासी क्रांति को, जिन्होंने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था या उमैयद वंश को हटा दिया था। ठीक है, तो टॉपिक को समझते देखिए। एक दवा नामक, दवा क्या है देखिए, दवा ये आपका प्रश्न बनता है कि दवा क्या है। तो दवा या दावा भी आता है, कई बार प्रश्न आपका। दावा या दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन था और इस आंदोलन के जरिए ही उमैयद वंश को उखाड़ फेंका गया 750 ईस्वी के अंतर्गत। 750 में इस उमैयद वंश की जगह है वो अब्बासियों ने ले ली। यानी इस दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन, सुनियोजित अर्थात पहले से ही प्लान या प्लानिंग करके किसी चीज के लिए तत्पर हो जाना। तो यहाँ पर उमैयद वंश को उखाड़ फेंका और अब यहाँ पे उमैयद का जो स्थान है वो अब्बासियों ने ले लिया। अब्बासी क्रांति, क्योंकि अब्बासी आए थे इसलिए अब्बासी क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, तो अब्बासियों ने ले लिया। ये अब्बासी कौन थे? ये अब्बासी मक्का के ही निवासी थे और इन्होंने उमैयद की शासन व्यवस्था को क्रूर और दुष्ट बताया। उमैयद की शासन व्यवस्था को उन्होंने अच्छा नहीं बताया। कारण क्या था? इसके पीछे अब्बासियों ने ये दावा किया कि वे पैगंबर के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। यानी उनके अनुसार जो उमैयद वंश के जो संस्थापक मुआविया या उसके उत्तराधिकारियों ने जो शासन व्यवस्था चलाई थी वो शासन व्यवस्था मोहम्मद पैगंबर के धर्म के अनुसार नहीं थी, पैगंबर के शर्तों के अनुसार या सिद्धांतों के अनुसार नहीं चल रही थी। और ऐसी स्थिति में इस अब्बासी क्रांति के तहत अब्बासियों ने यह दावा किया कि जो उमैयद वंश की जो शासन व्यवस्था चल रही थी वो क्रूर और दुष्ट शासन व्यवस्था थी। और ऐसी स्थिति में अब्बासी अभी वादा करते हैं कि
पैगंबर के मूल सिद्धांतों की स्थापना वो करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कई राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव भी अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर उन्होंने किए। ठीक है, तो ये था दवा नामक संगठन और उसकी सामान्य जानकारी। अर्थात ये एक सुनियोजित आंदोलन था और ये आंदोलन किसके माध्यम से चलाया गया था? अब्बासियों के माध्यम से। और अब्बासी कौन थे? अब्बासी जो थे पैगंबर मोहम्मद के चाचा के वंशज थे। तो हम समझते हैं अब्बासियों का विद्रोह का प्रारंभ वो कैसे हुआ था। देखिए, अब्बासियों का विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ, क्या वजह रही जिसके कारण अब्बासियों ने विद्रोह किया? तो हम स्थिति को समझते हैं। पूर्वी ईरान के दूर क्षेत्र के अंदर ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। जहां से ये विद्रोह प्रारंभ हुआ उसका नाम था खुरासान। ठीक है, खुरासान। खुरासान जो है यहाँ के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। खुरासान के घोड़े प्रसिद्ध हैं और जो राजधानी दमिश्क पहले थी, दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा है वो 20 दिन में पहुंच सकता था। यानी इतने अच्छे घोड़े हैं यहाँ पर, ये प्रसिद्ध थे। तो खुरासान के अंदर ही इस विद्रोह का आरंभ हुआ। अब ये विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए, ईरानी जो थे वो प्रॉपर मुसलमान नहीं थे, मतलब उन्होंने बाद में इस्लाम को अपनाया था। और जो अरबी थे वो उन्हें भेदभाव की दृष्टि से देखते थे, वो उन्हें उचित सम्मान नहीं देते थे, वो उन्हें मवाली मानते थे। मवाली अर्थात वे कबीलाई लोग जिन्होंने बाद में इस्लाम को कबूल किया, बाद में इस्लाम को स्वीकार किया था। और ऐसी स्थिति में वो उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते थे, बराबरी का दर्जा उन्हें नहीं देते थे, क्योंकि उनके अनुसार वो उनके बराबर नहीं है। तो उन्होंने मवालियों का तिरस्कार किया, जिसके कारण ये अरबी और ईरानी और इसके आसपास का जो इलाका था जहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा था, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उनके अंदर एक तिरस्कार की भावना भर गई कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। फिर उमैयद वंश के शासकों ने जब इसकी स्थापना की थी तो उस समय उन्होंने ये वादा किया था कि उमैयद वंश है वो जनता की प्रति उदार रहेगा और किसी भी प्रकार की कर प्रणाली में इजाफा नहीं करेगा, कर प्रणाली को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन उमैयद अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने अत्यधिक कर वृद्धि करके वहां की जनता को नाराज कर दिया। तो इस प्रकार जो वादे से मुकर गए, उनका व्यवहार था वो भेदभावपूर्ण था, उनका शासन भी क्रूर और दुष्ट शासन था, यानी लोगों के मनों के अनुकूल नहीं था। लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुकूल उनकी शासन व्यवस्था नहीं चल रही थी। और ऐसी स्थिति में इसका विरोध होना धीरे धीरे शुरू हुआ। यहाँ पे ये ईरान, इराक, खुरासान का जो भी क्षेत्र था, यहाँ पर अनेक प्रकार की आबादी है, मिक्सअप जिसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जनसमूह यहाँ रहते थे और इन सब के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई रोष था उमैयद वंश के शासन व्यवस्था के प्रति, और इसी रोष ने उन्हें एकजुट किया। इस उमैयद वंश के शासन को उखाड़ फेंकने हेतु और अंत में अब्बासी जो थे, अब्बासियों ने इन्हें इस प्रकार से अपने अनुकूल ढाला की सारी यहाँ की जनता है वो इनके फेवर में आ गई, इनके सहमति में आ गई। और फिर इन्होंने उमैयद वंश की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका, क्योंकि वो पहले से इस शासन व्यवस्था से नाखुश थे। अब थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि अब्बासी कौन थे। हालांकि आपको पता चल गया होगा कि अब्बासी है वो मोहम्मद पैगंबर के वंशज थे। तो ये अब्बासी जो थे मोहम्मद पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे। अब्बास कौन था? देखिए, पैगंबर के माता और पिता की मृत्यु है वो शीघ्र बचपन में ही हो गई थी और ऐसे में चाचा अब्बास ने ही पैगंबर का पालन पोषण किया था। तो ये अब्बास के जो वंशज यानी उनकी उत्तराधिकारी
अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने ये वादा किया, यानी उन्हें ये आश्वासन दिया कि आने वाले समय में मोहम्मद पैगंबर का के परिवार का कोई न कोई मसीहा, जिसे वहां की भाषा में मेहदी कहते हैं, मसीहा तारने वाला या हमें उबारने वाला, दुख से हमें तारने वाला, ठीक है, कोई न कोई मसीहा या मेहदी इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्त करवाएगा। और लोग तो वैसे भी कहीं न कहीं भरे हुए थे उस दुष्ट और अत्याचारी शासन के प्रति, और जैसे उन्हें ये आशा की किरण नजर आई अब्बासियों के माध्यम से, तो उन्होंने एकजुट होना, इन अब्बासियों के माध्यम से उन्होंने एकजुट होना स्वीकार किया और वो इस उम्मेद वंश की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो गए। अब क्या हुआ, देखिए इन्होंने एक सेना तैयार की, एक विशाल सेना तैयार की, और उन्होंने विशाल सेना के साथ ही जो उमैयद वंश का अंतिम खलीफा था जिसका नाम था मारवान, तो मारवान के ऊपर चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। और इस सेना का जो नेतृत्व किया था अब्बासियों के माध्यम से, उस नेतृत्वकर्ता का नाम था गुलाम अबू मुस्लिम, गुलाम अबू मुस्लिम, जिसने जो विद्रोही सेना थी उमैयद वंश के खिलाफ थी, उस सेना का नेतृत्व किया अब्बासियों की तरफ से। और फिर उन्होंने अंतिम खलीफा जो उमैयद वंश का था जिसका नाम था मारवान, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि उमैयद वंश का अंतिम खलीफा कौन था और किस नदी के किनारे लड़ाई में हराया था, तो जब नदी के किनारे उसे हराया था। तो उमैयद वंश का अंतिम खलीफा मारवान को जब नदी, जो कि वहां पर बहती है, जब नदी है, उस लड़ाई में उन्होंने अंतिम खलीफा मारवान को हरा दिया। उमैयद वंश के खलीफा, अंतिम खलीफा मारवान को जब उन्होंने हरा दिया और हराने के बाद अब शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में आ गई, अब्बासियों के हाथ में आ गई, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था अब्बासियों ने अपने हाथ में ले ली और अब्बासियों ने जैसे ही अब्बासियों के हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने उमैयद वंश की पुरानी व्यवस्था को है वो उखाड़ फेंका, यानी पुराने ढर्रे को उन्होंने उखाड़ फेंका। और अब अब्बासियों ने जो अरबी लोग थे जिन्होंने अब तक मवालियों के साथ, गैर कबीलाई लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था, उनके ऊपर उन्हें अपने बराबर या का दर्जा है, बराबर का दर्जा है उन्हें नहीं दिया था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में शासन व्यवस्था ही आते ही अब उन्होंने उस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ या अरबी लोगों के साथ है वो करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अरबों के प्रभाव में कमी आ गई। अरब जो शेख लोग होते हैं, जो आपने देखा होगा वाइट कपड़े चोला पहनते हैं और पूरा जो है इस प्रकार का ऊपर एक वाइट सा और ऊपर रिंग टाइप कपड़ा लगाते हैं, रिंग टाइप लगाते हैं, तो वो अरबी लोग होते हैं। तो अब अरबों के प्रभाव में इससे गिरावट आ गई। अब्बासियों के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था आते ही उन्होंने ईरानियों और की जो पुरानी संस्कृति थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति के महत्व को उन्होंने बढ़ाया और इस प्रकार से अब्बासियों ने ईरानी व्यवस्था को यहाँ पे महत्वपूर्ण मानते हुए लागू किया। उन्होंने अपनी राजधानी जो है टैक्सीफोन के खंडरों के निकट बगदाद के अंदर स्थापित की। इसके साथ ही इन्होंने इराक, खुरासान के लोगों की भागीदारी सेना और प्रशासन में सुनिश्चित की। देखिए, दवा नामक जो संगठन बना था, जो आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन के जरिए ही अब्बासियों ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था। और ऐसी स्थिति में इस संगठन के जरिए जो अब्बासियों को जो साथ मिला था वो ईरान और खुरासान और इराक के लोगों के माध्यम से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कबीलाई लोग हैं वो रहा करते थे। और इसके चलते अब्बासियों ने जब संगठन हाथ में आया तो उन्होंने इन लोगों को उचित सम्मान है वो दिया है। यहाँ के लोगों को उन्होंने प्रशासन में, सेना में जो है विशेष जो है स्थितियां उनकी सुनिश्चित की, आरक्षण सुनिश्चित किया, एक तरह से कह सकते हैं। तो भागीदारी सेना और प्रशासन में उनकी सुनिश्चित की कि इतने लोगों को यहाँ पे भर्ती करना है जो कि ईरान, इराक और खुरासान के क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। उन्होंने सेना और प्रशासन का पुनर्गठन किया, पुनः नई व्यवस्था के आधार पर उन्हें लागू किया और गैर कबीलाई व्यवस्था के आधार
जो है सभी लोगों को बराबर का दर्जा, सभी लोगों को महत्व दिया गया और इस आधार पर उसका संगठन है वो किया गया। इसके साथ ही सेना में पदाधिकारियों में अधिकारी नौकरशाही के अंतर्गत भी गैर कबीलाई आधार पर ही उनको सेवा में लिया गया। अब्बासियों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया। खिलाफत की धार्मिक स्थिति अर्थात खलीफा का जो शासन व्यवस्था थी, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नियमों और सिद्धांतों की पालना करते हुए उन्होंने धर्म को बनाया और धर्म की जो सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने पैगंबर की जो शिक्षा थी उस नीति के आधार पर धार्मिक स्थिति को मजबूत बनाया और उसे क्रियान्वित भी किया, अर्थात कार्यों के रूप में उसे मजबूत किया। और अब्बासियों ने जितने भी वहाँ के इस्लामिक संगठन थे, जितने भी वहाँ के विद्वान थे, उन विद्वानों को अपने दरबार के अंदर संरक्षण भी प्रदान किया, आश्रय भी प्रदान किया। अब यहाँ पे अब्बासियों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस कठिनाई की सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। देखिए, अब्बासियों ने कई प्रकार के सुधार किए थे, क्रांति हुई थी, नई परिवर्तन आए थे, लेकिन अब्बासियों को एक जगह है वो ढांचा, उसे केंद्रीय स्वरूप अर्थात जो उमैयद वंश के शासकों ने जो केंद्रीकृत व्यवस्था जो लागू कर रखी थी, अब्बासियों को उसी व्यवस्था को रखने पर मजबूर होना पड़ा। कारण क्या था? इस्लामिक प्रदेश या जो इस्लामिक संस्कृति का जो क्षेत्र था वो व्यापक था, अरब देश पूरा का पूरा, और इसके साथ ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र है इसके अंदर सम्मिलित हो गया था। इस प्रकार से यहाँ के सभी लोगों ने इस्लामिक संस्कृति या पैगंबर के अनुसार चलाए जाने वाली व्यवस्था को माना था। तो इस्लाम है काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ था और यहाँ पर इस व्यवस्था को चलाने के लिए वो लोकतंत्र आधारित या प्रजातंत्र आधारित या उस समय की खलीफाई व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते थे। और ऐसे में उमैयद वंश जो था वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित था और ऐसे में इसी व्यवस्था को, इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उन्हें उसी उमैयद वंश की शासन व्यवस्था या केंद्रीयकृत व्यवस्था को लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। यानी वो कहने को तो उन्होंने राजतंत्रात्मक स्वरूप को उखाड़ फेंका था, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हो पाया क्योंकि इतने बड़े विशाल साम्राज्य को बिना राजतंत्रात्मक व्यवस्था के नहीं चलाया जा सकता था। उन्होंने एक चीज है वो मानी है कि उन्होंने जो उमैयद वंश की जो वास्तुकला, इसके अलावा राज दरबार के व्यापक समारोह की जो परंपराएं थी उनको एज इट इज कायम रखा। यानी जो चीजें उन्होंने अच्छी देखी थी उमैयद वंश के दौरान, उन्होंने कई व्यवस्थाओं को उचित मानते हुए उस व्यवस्था में कोई फेरबदल नहीं किया, बल्कि उसे बनाए रखा और उसके अकॉर्डिंग उसे चलने दिया। अब हम टॉपिक के अंत में पहुंचते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हम समझते हैं कि अब्बासियों को गर्व था कि उन्होंने इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है और एक नई व्यवस्था है वो कायम की। हाँ, उन्होंने कई सुधार किए हैं, कई बदलाव किए हैं, नौकरशाही, सेना, पुनर्गठन, मवाली लोग, गैर कबीलाई लोग जो अरबी व्यवस्था के अंतर्गत जिन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया था, जिन्हें उचित दर्जा नहीं दिया गया था, उसको उन्होंने उचित महत्व और सम्मान है वो दिया है। गैर कबीलाई आधार पर सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, लेकिन फिर भी वो ये कहते थे कि हमने राजतंत्र को उखाड़ फेंका, तो ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसी राजतंत्र को उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए। तो ये थी अब्बासी क्रांति, अब्बासियों के सुधार और उमैयद वंश को उखाड़ फेंकना। ठीक है, अब्बासी जो थे मोहम्मद पैगंबर के जो चाचा थे, अब्बास के वंशज थे, इसलिए उन्हें अब्बासी क्रांति के नाम से या वंशजों के नाम से क्रांति का नाम है वो अब्बासी क्रांति पड़ा है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।